ये देखते हैं। सो अभी आपने देखा कि मॉस का डेफिनेशन क्या है, मॉस एक्चुअल में है क्या, सब्जेक्ट्स है क्या और उसका एम क्या है। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके किसके बीच, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस और वेरियस टाइप ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट जो एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई जी? ठीक है जी। अब हम चर्चा करते हैं इस मॉस में है क्या क्या है, कितने सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो मैं बोलता नहीं, मैं छोड़ दिया यार इंपॉर्टेंट बोला, पहले मैं भी बोला करता था कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। एक आध बार जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, आजकल ट्रेंड तो ऐसा बढ़ रहा है कि लेवल ऊपर ही जा रहा है, लेवल नीचे नहीं जा रहा। वो अलग बात है कि कभी क्वेश्चन थोड़े से कम लेवल के आ जाए, लेकिन आजकल थोड़ा लेवल अच्छा ही आ रहा है पेपर का। आप समझिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान दें। और लगभग ये सब जगह टच, सारे पोर्शन को टच कर रहा है यार, ध्यान देना। इधर आइए। सो मॉस में अगर हम सिलेबस पे चर्चा करें तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 4 to 15 मार्क्स कहीं पर भी आप जाओ, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो किसी में क्या पता 8 नंबर से आ रहा, किसी में 18 नंबर से भी आ गया होगा, तो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। दिख रहा है? हाँ ठीक है। इधर आइए। सबसे पहले हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप टेंशन मत लीजिए, आप एनर्जी बना के रखिएगा, हम पहुंचेंगे जहां तक आप चाहते हैं, पहुंचाएंगे वहाँ, मैं आपको पहुंचाऊंगा। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीज़, ध्यान देना। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में तो वही स्ट्रेस, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। तो हम स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेस के टाइप देखेंगे कि क्या क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके पास ट्रू स्ट्रेस होता है जिसको हम एक्चुअल स्ट्रेस बोलते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात जो करते हैं वो इलास्टिक लिमिट तक बात करते हैं। इलास्टिक लिमिट तक जब भी आपके पास लोडिंग है तो वहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा उसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस से निकालते हैं। और मॉस में हम पूरा का पूरा जो लोडिंग है हमारे पास कहाँ होता है, इलास्टिक लिमिट तक होता है। जब हम प्लास्टिक स्टेट में आ जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जब कोई भी कंपोनेंट का हम करते हैं तो हम प्लास्टिक स्टेट में जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना दैट मींस प्रॉपर्टीज को चेंज करना। मैन्युफैक्चर करना दैट मींस प्रॉपर्टीज को क्या करना, चेंज। किसके प्रॉपर्टी को चेंज करना, मटेरियल के, है ना। किसी का स्ट्रेंथ बढ़ाना, किसी का स्ट्रेंथ घटाना, किसी की हार्डनेस को कम करना, किसी हार्डनेस को बढ़ाना, ये सब क्या है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ। किसी की डक्टिलिटी को कम करना, किसी डक्टिलिटी को बढ़ाना, ये सब क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसको कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, स्ट्रक्चर को चेंज करके। इस जो भी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के पास है वो किसके कारण है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण है। तो अगर प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, डिफॉर्म। और डिफॉर्म करना है दैट मींस कौन से स्टेट में आना पड़ेगा, प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट का मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट को डिफॉर्म कर देना यार। तो प्लास्टिक स्टेट में जब हम आएंगे तो हमको जो स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, ट्रू एक्चुअल स्ट्रेस की, एट ए टाइम कितना लोड लगा है, एट ए टाइम उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट्स कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस। हम उस पर चर्चा करेंगे वहां पर जब आएंगे, ठीक है जी। लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे सब इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे मॉस में। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कुछ कोई मतलब नहीं है, एट ए टाइम कितना आपने लोड दे रखा है और उसका ओरिजिनल एरिया कितना है, दैट्स ऑल। लोड अपॉन एरिया हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। स्ट्रेस देखेंगे और देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हम स्ट्रेन बात करेंगे, जैसा लोड वैसा स्ट्रेस, जैसा लोड वैसा स्ट्रेन। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा नहीं, अभी बस आप ये देखिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है जी। स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, देन टाइप्स ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मटेरियल अजम्पशन है मॉस का। जो आप कॉलम पढ़ रहे हैं, जो आप बीम पढ़ रहे हैं, जो आप शाफ्ट पढ़ रहे हैं, वो कैसा मटेरियल होगा आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये पहले से डिसाइडेड है। कि जो हम बता रहे हैं, जो हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करके हमने आपको दिया है, डिफॉर्मेशन के बीच, स्ट्रेस के बीच, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच, उस समय जो मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑलवेज होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा और लीनियर इलास्टिक होगा, दैट मीन्स हुक्स लॉ वैलिड होगा। ये सब पहले से अजम्पशन में है, ठीक है जी। आप हर एक मटेरियल के लिए नहीं लगा सकते इसका फॉर्मूला। मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो क्या है होमोजीनियस, क्या है आइसोट्रॉपिक, हाँ एक सब क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अजम्पशन में बताऊंगा, अजम्पशन में मॉस का बड़ा अजम्पशन क्या है, वेट नहीं कंसिडर करना है, सेल्फ वेट इज 0। चाहे वो कॉलम पढ़ रहे हो चाहे बीम पढ़ रहे हो, सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड, मटेरियल यही होना चाहिए, समझ रहे हो। ये तो मेन बड़े हैं, बताएंगे धीरे धीरे बात करेंगे, अजम्पशन की बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। सारे जगह से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये 5 स्टार है भाई। अगर हम बात करें, मैं 5 स्टार से रेटिंग करूंगा, उससे ऊपर है ही नहीं मेरे पास, 5 ही स्टार है, तो ये 5 स्टार है। बहुत एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए यहाँ से। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे हम चर्चा करेंगे।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम चर्चा करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, ब्रिटलनेस हो गया, स्टीफनेस हो गया, रेजिलेंस हो गया, टफनेस हो गया, क्रीप हो गया, फटीग हो गया, दे ऑल आर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सबको हम समझेंगे, सब जगह से क्वेश्चन आता है। मेलेबिलिटी क्या है ना, समझेंगे, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात कर लेंगे डिफॉर्मेशन की। डिफॉर्मेशन या फिर इसी को बोलते हैं चेंज इन लेंथ, और क्या क्या बोलते हैं इसी को, चेंज इन लेंथ, क्या क्या बोलते हैं इसको ध्यान देना। जब लोड लगाएंगे और इसमें प्रिज्मेटिक बार में, किस में, कौन से बार में, प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब ये प्रिज्मेटिक बार है जो मेरा मार्कर है, अगर मैं यहां तक देख रहा था। प्रिज्मेटिक बार मतलब ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट लेंथ क्या हो, सेम हो, डायमीटर सेम हो, डायमीटर जितना डायमीटर है पूरे लेंथ भर में सेम है, इट्स कॉल्ड प्रिज्मेटिक बार। ये प्रिज्मेटिक बार है, ये नॉन प्रिज्मेटिक बार है। समझ में आया, नॉन प्रिज्मेटिक बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है लेंथ में, है ना, नॉन प्रिज्मेटिक बार। तो लोड लगाने से पहले यूनिट में जो लोड लगेगा वो एक्सिस पे लगेगा। मैं धीरे धीरे आऊंगा, अभी एक साथ चीजें दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आया। अभी हम लोड पे चर्चा करेंगे, लोड में तो विस्तृत चर्चा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to cross sectional area, with respect to cross section and with respect to area। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। मॉस को समझना मतलब लोड को समझना, लोड समझ लिया मतलब आपने मॉस समझ लिया, समझ रहे, समझेंगे धीरे धीरे। सो डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ, जब लोड लगेगा बार में तो चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, एलोंगेशन, एक्सटेंशन, स्ट्रेच, सब एक ही चीज़ है, वो लिखेंगे जब हम आएंगे, ये सब चीज़ एक ही है, समझ रहे हो। तो आप बात करेंगे वहां पर। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, तो यहाँ पर एक ही बार है, मान के चलो एक ही बार होगा या फिर कंपोजिट बार होगा, समझ रहे हो। एक सिंगल बार का क्वेश्चन तो बहुत रेयर ही आता है, तो मेनली किसका आता है, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार मतलब समझे, जैसे कि देखो ये तो कंपोजिट बार कहने के, यहां लिख देता हूं। कंपोजिट बार कहने का मतलब मोर देन 2 बार। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है जो आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा यार, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो ऐसे रिजिडली फिक्स्ड है, यहाँ को ये रिजिड बॉडी लगा हुआ है, रिजिड बॉडी, ये आपके पास स्टील है, या आपके पास कॉपर है, या आपके पास स्टील है, या फिर कोई और भी है, यहाँ लोड लग रहा है, तो बताओ कि स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा। सुना है ऐसा, है ना, या फिर ऐसा कैसा भी क्वेश्चन दे दिया आपको, दैट मीन्स एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है, एक बार ऐसा है, लाइक दिस, यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ लोड लग रहा है W, ये स्टील है, ये कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है सपोज, तो भैया ऐसा लोड लग रहा है, ये फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे एक रिजिड बॉडी लगा हुआ है, रिजिड बॉडी लगा हुआ है, उस पर एक लोड लग रहा है W, उसके कारण भैया बताओ कि स्टील पे कितना स्ट्रेस आएगा, ब्रास पे कितना स्ट्रेस आएगा, लाइक दिस। अब AE का पेपर स्टैंडर्ड हो गया है, ऐसी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बनाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, नीचे आकर के। तो ये कंपोजिट बार है। कंपोजिट बार कहने का मतलब क्या, मोर देन 2 बार। तो इसमें हम बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए इसमें, इसका लेंथ का क्या रेशियो होगा, स्ट्रेस का क्या रेशियो होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड कंपोजिट बार। तो हम कंपोजिट बार का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर पोजिशन वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सुपर पोजिशन दैट मीन्स आपके पास जो बार है, अगर नॉन प्रिज्मेटिक हो, जैसे ये प्रिज्मेटिक बार है लेकिन अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है लाइक दिस, तो उसमें लोड लगा हुआ है, इधर ध्यान देना, अभी लिखना नहीं, एक साथ लिख लेना, ऐसा अलग अलग लोड लगा हुआ है। तो कभी कभी बोलता है कि BC पे स्ट्रेस बताओ, कभी कभी बोलता है AB पे स्ट्रेस बताओ, कभी कभी बोलता है टोटल चेंज इन लेंथ बताओ। तो कैसे इस लोड को हम समझना है हमको, कैसे इस फोर्स को मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कंपोजिट बार दैट मीन्स ये, ठीक है। अब इधर आइए, ये था कंपोजिट बार। अब हम बात करेंगे चेंज इन लेंथ की। जब हम बात करें तो चेंज इन लेंथ हम बात करेंगे, चेंज इन लेंथ या फिर डिफॉर्मेशन, एलोंगेशन, एक्सटेंशन, जो बोलना बोलो यार। चेंज इन लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ये सब सिलेबस लिखा रहा, प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ध्यान देना, कोई प्रिज्मेटिक बार है, कोई सिलेंड्रिकल प्रिज्मेटिक बार है, उसके खुद के वेट के कारण उसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा, जिसको हम क्रिप फिनोमिना बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ये चेंज इन लेंथ कितना आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ये प्रिज्मेटिक बार है, नॉन प्रिज्मेटिक बार अगर हो जाए तो उसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा,
बस नीचे बना लो या ऊपर बना लो, जैसे ही बनाना है। तो उसके में कितना चेंज लेंथ आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा रहेगा, ध्यान देना। उसके बाद हम बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है, अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थर्मल स्ट्रेसेस पे। थर्मल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रेसेस। प्राइमरी स्ट्रेस किसके कारण आता है? ड्यू टू लोडिंग। अब वो लोड कैसा होगा हम देखेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होता है? हीट के कारण। और हीट का फ्लो कब होता है? क्या नाम है रत्नम? हीट का फ्लो कब होता है यार? जब तुम बोलोगे तो हो जाएगा। हीट का फ्लो कब होगा? हीट का फ्लो कब होता है? कोई भी चीज गर्म कैसे होती है, कोई भी चीज ठंडी कैसी होती है? एनर्जी क्यों दोगे? हाँ एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हीट एनर्जी, हीट फ्लो कैसे होता है? किसी कोई भी चीज गर्म या ठंडा कब होगा? जब उसको एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे। तो मैं वही तो बोलना चाह रहा कि हीट कैसे दोगे उसको? लोडिंग करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में लोड क्यों करोगे? लोड लगाना ही नहीं है यहाँ, लोड वाला हिसाब खत्म हो गया ना। थर्मल स्ट्रेस में लोड की बात ही नहीं करना है। थर्मल स्ट्रेस इज सेकेंडरी स्ट्रेस विच जनरेट ड्यू टू हीटिंग या कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग मतलब हीट का फ्लो होना, हीटिंग मतलब हीट जाना उस बॉडी में। रत्ना में हीट लगाने से कितना एक्सपेंशन होगा? तो उसको हीट दिया जाएगा, कितना एक्सपेंशन आएगा? इंजीनियरिंग मटेरियल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम ये समझना कि जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल होगा उसको जब हीट देंगे, हीटेड करेंगे उसको, तो वो ऑलवेज क्या होगा? एक्सपांड होगा। हर एक मटेरियल में होता है सर? नहीं, हर एक मटेरियल में नहीं होता। हम जितना पढ़ेंगे सब में होता है, लेकिन हीट दोगे तो एक्सपांड होगा, और कूल करोगे, ठंडा करोगे तो क्या होता है? सिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा कि हीट कैसे पहुंचेगा वहां तक, या वो ठंडा कैसे होगा? हीट का फ्लो कैसे होता है? सर यार बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ किसके कारण होता है? टेम्परेचर चेंज। अच्छे से नहीं लिखा क्या? डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होता है? हीट का फ्लो होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम गरम रॉड को लेके आओगे तो जिस भट्टी पे रखा है, जिसका तापमान वहां पर है, वहां से हीट थोड़ी ना निकलेगा यार। भट्टी का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड, उस रॉड का तापमान भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट निकलेगा क्या वहां से? जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड को तुम एटमॉस्फेयर पे ले आओगे यहाँ हमारे क्लासरूम में, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 500 डिग्री और 30 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस हुआ ना, तब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होने लग जाएगा। सही बात है ना? ठंडा होगा, दैट मीन्स ठंडा होगा ना, कूलिंग। हीटिंग करना है, दैट मीन्स आप ये मेरे पास मार्कर, इसको हीट करना है, तो कोई बर्नर है जिसका तापमान ज्यादा है उसके पास ले आऊंगा, है ना। हायर टेम्परेचर से, ये लोअर टेम्परेचर है, हीट का फ्लो होने लगेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही तो क्या होता है? हीट का फ्लो होता है। और हीट जब बॉडी पे आएगा, उसके अंदर घुसेगा हीटिंग, या फिर उसके अंदर से निकलेगा कूलिंग। तो उसके कारण कैसे स्ट्रेस आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। एक्सपेंशन क्या है, सब चीज़ देखेंगे। इसमें भी कंपोजिट केस है। थर्मल स्ट्रेसेस में कंपोजिट वाला केस आता है, कंपोजिट बार का फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा है, सो कंपोजिट बार का भी हम देखेंगे, ठीक है। चेंज इन लेंथ ट्रेपोजॉइडल बार का भी एग्जाम में पूछ लिया गया, तो चेंज इन लेंथ ट्रेपोजॉइडल बार का भी बताऊंगा। ट्रेपोजॉइडल बार, तो ये पूरा हम कवर करेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, पूरा का पूरा, ठीक है। सर कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ ये पूछना, कहाँ से आया मत पूछना, क्योंकि हर जगह से आ गया, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, हर एक जगह से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आया है ये मैं बताऊंगा, कैसे बनता है ये मैं बताऊंगा कंसेप्ट, और क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछा है एट ए टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय बताऊंगा, ठीक है। उसी समय मैं बता दूंगा आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सीट तो है ही है, सीट तो हम सॉल्व करेंगे, और आपके पास किसी के पास मटेरियल की कमी है नहीं, आजकल नेट है, सबके पास प्रीवियस ईयर का हर एक का क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक। तो हम सारे क्वेश्चन, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको कंसेप्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इस तरीके से पूछा है, थोड़ा हम यहाँ पर सीट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप और एक्सटर्नल घर में जाके मेहनत करेंगे तभी कंसेप्ट की क्लियरिटी बनेगी, ठीक है। तो आप नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी, नहीं निकलेगा एग्जाम, आप पास नहीं पहुंचेंगे एग्जाम निकालने के। आपको एग्जाम के पास पहुंचना है तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये था सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। आइए अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं, ध्यान देना, शियर फोर्स डायग्राम SFD एंड BMD बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार। कोई भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें मॉस का वेटेज है, अगर वो 5 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, 6 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, ठीक है। तो ध्यान देना, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये किस में आएगा जी?
किस में आएगा? बीम में आएगा। यस, कैसे आएगा? यस, कैसे आएगा? कैसे आएगा? लोडिंग लगने से आएगा। और कैसे आएगा? तो बीम में लोडिंग कैसा लगता है? बीम में लोड कैसा लगता है ये जानना है। जब इस पर चर्चा करेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? अरे शियर फोर्स डायग्राम क्यों बना रहे हैं? बेंडिंग में डायग्राम क्यों बना रहे हैं? उससे पहले शियर फोर्स निकालेंगे तभी तो डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग में निकालेंगे तभी तो डायग्राम बनाएंगे। तो किस में आ रहा है? बीम में आ रहा है। शियर फोर्स किस कैसे आएगा? लोडिंग लगने से कारण आएगा। तो कौन सा लोडिंग लगेगा? क्यों निकालना है भाई ये? और डायग्राम क्यों बनाना है? पहले तो शियर फोर्स निकालना क्यों है, बेंडिंग में निकालना क्यों है, और निकाल के डायग्राम क्यों बनाना है? समझिए बात। सबसे पहले किस में आएगा? बीम में आएगा। बीम में आएगा। बीम में कैसे आएगा? लोडिंग लगने से कारण आएगा। सो व्हाट इज द बीम? बीम है क्या? मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जहां आप बैठे हैं जिस क्लासरूम में, वो एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है, उसमें एक मेंबर है, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू, कौन से लोड से सब्जेक्टेड है? लेटरल। ये जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है? लेटरल। ये जो बीम आप देख रहे हैं क्लासरूम में लगा हुआ, ये जो लोड लगा हुआ है इधर थोड़ी लगा हुआ है, लेंथ के अलाउंग थोड़ी लगा हुआ है। लगा है क्या? लेंथ के अलाउंग नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना। इसका ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अरे लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन, नीचे तो लोड नहीं लगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नीचे भी लोड दे देता है। गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में दिया हुआ है, नीचे लोड लगा हुआ दिया है, लेकिन आपके लिए हमेशा लोड ऊपर कहाँ से देगा? ऊपर से देगा। नीचे लग गया तो सर कुछ कंसेप्ट में चेंज आएगा। अरे कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं होता है, समझ रहे? जब हम वहां पर आएंगे तो पहले लोडिंग वोडिंग सबको समझेंगे। तो लोड हमेशा कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाता है? लेटरल। और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। अरे जैसे तुम्हारा नाम है ना यार, घर में कुछ और, कॉलेज में कुछ और, कोई जो तुम्हारे बहुत करीब है वो कोई तुम्हारा कुछ नाम और लेता है। ये हंस गया, ये हंसा, मतलब ये जो मैं बोलना चाह रहा था समझ गया। लेटरल और क्या? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ध्यान देना, लेटरल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सुनना मेरी बात, लेटरल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यहां लोड लगा होता है। अब वो पॉइंट लोड लगा है कि यूडीएल लगा है कि यूवीएल लगा है कि कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा है, अलग बात, समझना बात। ये जो लोड कहलाता है, ये लोड क्या कहलाता है? ट्रांसफर शियर लोड। सुनना, ट्रांसफर क्या लोड कहलाता है? शियर लोड। सर ये शियर लोड क्यों कहलाएगा? सर ये तो पॉइंट लोड बोलो या यूडीएल बोलो, यूवीएल बोलो, मूवमेंट लगा है बीम में, इसको ट्रांसफर शियर लोड क्यों बोल रहे हो? ये जब वहां पहुंचोगे तो समझाऊंगा क्यों मैं इसको बोलूंगा ट्रांसफर शियर लोड। और ये ट्रांसफर शियर लोड जब लगेगा बीम में तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। जब ये ट्रांसफर, सर ये जो पॉइंट लोड है वो भी ट्रांसफर शियर लोड है। ट्रांसफर तो समझ में आ रहा है सर, ट्रांसफर बोलो या फिर लेटरल बोलो, समझ में आ रहा है। ट्रांसफर लोड तो समझ में आ रहा है सर कि ट्रांसफर डायरेक्शन में लोड लगा है। लोड मतलब सर पॉइंट लोड भी, जो पॉइंट लोड लगा है, लोड ही तो नाम में ही लोड है उसके यार। लोड और फोर्स में अंतर समझते हो ना? फोर्स मतलब न्यूटन ही, लेकिन लोड मतलब मूवमेंट भी लोड है। मूवमेंट यूनिट क्या होता है? किलोन्यूटन मीटर, है ना? यूडीएल का यूनिट क्या होता है? किलोन्यूटन पर मीटर, इज कॉल्ड रेट ऑफ लोडिंग। तो ये लोड है। और फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन ही होगा, लेकिन इसके अगर मैं बात करूं इसका यूनिट क्या रहता है? अगर 10 किलोन्यूटन पर मीटर ऐसे रहता है ना, ये मूवमेंट का यूनिट क्या होगा? मूवमेंट का 20 किलोन्यूटन मीटर या 5 किलोन्यूटन मीटर, अलग अलग यूनिट है ना। ये लोड है। फोर्स इतना आप समझते होंगे, नहीं भी समझते तो बता दो दिया, इधर ध्यान दो। What is the definition of beam? Member of the structure which is subjected to transverse और lateral shear load। आपको बस कंफ्यूजन किसमें है? आपको सोचना पड़ रहा होगा, और आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं तो समझाऊंगा ही। ट्रांसफर लोड बोल देते तो ठीक था सर, लेकिन ये शियर लोड क्यों बोले? जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे कि क्यों इसको मैं ट्रांसफर शियर लोड बोल रहा हूँ। ठीक है जी, बीम में जो लोड लगा, ठीक है। तो लोडिंग लगने से आएगा जी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अरे निकालना क्यों है? आएगा ठीक है, लेकिन निकाल क्यों रहे? डायग्राम पे तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्यों निकाल रहे हैं? तो क्यों निकाल रहे हैं? किसमें आ रहा है ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट? बीम में। तो बीम के क्या करने के लिए? डिजाइन करने के लिए। जब भी बीम में लेटरल डायरेक्शन में लोडिंग से सब्जेक्टेड होगा, जिसको हम ट्रांसफर शियर लोड या फिर लेटरल शियर लोड बोलते हैं, उसके कारण बीम में दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस और क्या?
शियर स्ट्रेस। जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है वो जनरेट होता है बेंडिंग मूवमेंट के कारण। किसके कारण होता है? बेंडिंग मूवमेंट के कारण। और जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है वो किसके कारण जनरेट होता है? शियर फोर्स के कारण। आप समझिए पहले, बीम है, बीम लोडिंग से सब्जेक्टेड है, जिसको मैं लोडिंग में कौन से डायरेक्शन में, लेटरल या फिर ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग से सब्जेक्टेड है, जिसको मैं ट्रांसफर शियर लोड बोलता हूँ। क्यों बोलता भी नहीं समझाया। उस लोड लगने के कारण बीम में शियर फोर्स जनरेट होता है और लोड लगने के कारण बीम में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। बीम में लोड लगने के कारण अगर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो उस बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या जनरेट होता है? बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। बीम में लोड लगने के कारण शियर फोर्स आ रहा है तो शियर फोर्स के कारण क्या जनरेट होता है? शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। और बीम को अगर डिजाइन करना है तो यही दो स्ट्रेस को तो देखना है। जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ये दोनों स्ट्रेस क्या हो? कम हो, तभी तो हमारा बीम सेफ रहेगा। जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ये जो बेंडिंग स्ट्रेस और ये जो शियर स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस? कैसे निकलेगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, आए चर्चा करेंगे। तो ये जो मैक्सिमम बेंडिंग से शियर स्ट्रेस जो है, जो भी मटेरियल आपने लगाया है उसके परमिसिबल स्ट्रेस से क्या आना चाहिए? कम, तभी तो मटेरियल सेफ माना जाएगा, तभी तो हमारा बीम सेफ माना जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे क्वेश्चन आते हैं सर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में? आपको बीम दे देगा, लोडिंग दे देगा, पूछेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप बताइए। लोड दे देगा, पूछेगा शियर फोर्स डायग्राम का शेप बताइए, शेप कैसा होगा। क्वेश्चन ने पूछेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन ने पूछेगा कि बीम में कहाँ पर, बीम में अलग अलग पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन ने पूछेगा कि भैया बताओ कि बीम में कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। समझ रहे? तो वो जहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है विद साइन चेंज, ये हम चर्चा करेंगे कैसे हो गया ये। समझ रहे हो? बीम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक बीम का अलग अलग पॉइंट आपको देगा, तो उसमें शियर फोर्स निकालना और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। हमको मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पर आएगा ये जानना इंपॉर्टेंट है, और बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो निकालना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोड लगने के कारण शियर फोर्स आ रहा और क्या आ रहा? बेंडिंग मोमेंट आ रहा। बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या आ रहा? बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा। और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला तुमको मालूम है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई, ये मालूम है। तो तुमको बेंडिंग स्ट्रेस जो है तुम हमेशा मैक्सिमम वाला निकालोगे। अरे कम वाला स्ट्रेस निकाल के क्या करोगे? अगर डिजाइन करना है तो सब कहीं जहां पर मैक्सिमम वो देखोगे ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए एम ही तो बेंडिंग मोमेंट है, हम बेंडिंग मोमेंट क्या निकालेंगे? मैक्सिमम। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बीम में कहां पर किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन में ये भी पूछता है, ये तो थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली पूछता ही है कि बीम में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर आएगा। तो जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करते हुए 0 होता है, इसको हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि पोजीशन बताओ ना, लेफ्ट सपोर्ट से पोजीशन बताओ, उसका राइट सपोर्ट से पोजीशन बताओ। तो ये पोजीशन कैसे निकालते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। मैक्सिमम शियर फोर्स क्यों निकालना है? क्योंकि मैक्सिमम शियर फोर्स तभी निकलेगा जब आप मैक्सिमम शियर फोर्स जब आप निकालेंगे तभी आप क्या निकाल पाएंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल पाएंगे। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। तो शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना तो शियर फोर्स भी क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम। जैसे कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट क्या रखना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बीम में कैसे, कहां पर, किस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें। अगर आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को समझ लेते हैं, शियर फोर्स कैसे निकाला जाए, कि हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाए, और आगे भी आपको ऐसे में काम आएगा ही, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी काम आएगा, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप यहाँ पर बैठ जाओगे। मैं 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन कराता हूँ स्टैंडर्ड, वो आप कर लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा आपसे। ध्यान देना। डायग्राम क्या है सर? ठीक है सर, शियर फोर्स आप सिखा दोगे, बेंडिंग मोमेंट सिखा दोगे, क्यों कैसे कैसे हो रहा है सबसे बता दिए। डायग्राम क्या है सर? डायग्राम क्यों बनाना है? डायग्राम इसलिए बनाना है, सबसे पहले वो तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए बनाना है। लोड दे देगा, अब इसका बोलेगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ, तो आपको पहले लोड आप बना के रखोगे डायग्राम, तभी तो आपको पता होगा कैसे डायग्राम कैसे बनाना है, कब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स से 1 डिग्री ज़्यादा होता है, ये कैसे हो गया, है ना। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि आपका सिंपली सपोर्ट बीम है जो कि यूवीएल से सब्जेक्टेड है, यूवीएल यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, तो बताइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो ये आपको बताऊंगा, ये जब बोला वैसे ही आंसर आ जाएगा आपको, जैसे ही मैंने ये बोला और आपका आंसर आ जाएगा। पैराबोला 3rd डिग्री पैराबोला, यस। कैसे आया? हाँ ठीक है, वही हम समझ लेंगे। ठीक है जी, समझेंगे, ध्यान देना। सो व्हाट इज द डायग्राम? वो डायग्राम जो शियर फोर्स की वेरिएशन को बताए थ्रू आउट द बीम।
हर एक पॉइंट पे वो डायग्राम जो बीम के हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स के वेरिएशन को बता रहा है, कहां पर प्लस में है, कहां पर माइनस में है, कहां पर उसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएगा। तो एक पेज में हम बना लेते हैं और उसी पेज को देख के हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को बता देते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो डायग्राम जो बीम के हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को शो करे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें हम चर्चा करेंगे, 5 स्टार है, और जब इस पे आऊंगा तो अच्छे से चर्चा करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आता है। ठीक है, खुशबू उस समय फास्ट पढ़ा रहा था, अब डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब मैं खड़े होंगे, जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और अच्छे से हम बात करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक है, ये भी तो 2 ही टॉपिक हुआ है। लिखो इसको, क्या लिख सकते हो इसमें क्या है, बस टॉपिक का नाम लिख लो। इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, रिलेशनशिप समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो टॉपिक ही लिखो, बस इरेज कर रहा फिर मैं इसको। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर एसएफडी एंड बेंडिंग बीएमडी, ये लिखो। उसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं। 5 स्टार, दोनों ही 5 स्टार अभी तक। अब इसका अगला टॉपिक यही लिखा हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है जी, अगला 2 टॉपिक। बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, अगला 2 टॉपिक। ये लिख रहे हैं आप? लिख रहे हैं? लिख लो, लिख लो, लिख लिया? लिख रहे हैं, लिख